तो जैसे कई विषयों को आपने उठाया है। तो पहला तो कैंसर से होने वाली डेथ की बात करूंगा। तो निश्चित तौर पे कैंसर से होने वाली डेथ बढ़ रही है, उसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको हम बोलते हैं, अ, जीवन प्रत्याशा हिंदी में बोलते हैं, तो वो बढ़ी है। उसको हिंदी सरल शब्दों में ऐसे समझिए कि पहले यदि 100 लोग थे तो 100 में आने मेरे 70 साल जीने वालों की संख्या कम रहती थी। हम्म। 70 साल या 80 साल या उससे अधिक उम्र तक जीवन जीने के वाले लोगों की संख्या कम थी। पर जी। अभी पिछले 20-30 साल से जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। मतलब ज्यादातर ऐसे लोगों की संख्या जो 70 साल या इससे अधिक उम्र तक जीवित है, उन लोगों की संख्या बढ़ी है। अब इसके कई कारण हैं। पहला तो जो महामारी वगैरह होती थी, अब वो सब महामारियां मॉडर्न मेडिसिन की वजह से कंट्रोल में आ गई हैं। भोजन सबको मिल रहा है, वैसा अकाल में पड़ लोग मर गए ऐसा भी नहीं होता। तो मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यदि हम इंडिया की बात करें तो मोदी जी की एक योजना है आयुष्मान योजना, पीएमजे बोलते हैं। तो उस योजना के माध्यम से गरीब लोगों का भी आयुष्मान के थ्रू फ्री में ट्रीटमेंट हो रहा है। ओवरऑल इन सब चीजों से बेहतर इलाज, बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड, हाइजीन, भोजन, इन सब सब विषयों से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। जी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब बढ़ती है तो कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। मतलब कि कैंसर सामान्य तौर पर एक समय में आपको ख्याल होगा कि ये बुजुर्ग लोगों की बीमारी मानी जाती थी। मतलब 50 साल जैसे अधिक उम्र के जो लोग हैं उनमें कैंसर की बीमारी ज्यादातर होती थी। अब हालांकि ये कम उम्र में भी, यंग एज में भी देखने में आ रहा है। हम्म। पर निश्चित तौर पे जैसे जैसे एज बढ़ती है, एजिंग होती है, बुढ़ापा आता है, तो कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा कारण है ही अपने आप में। हम्म। उसके अलावा फिर जो है पोल्यूशन है। हाँ, चाहे हवा का पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, पानी का पोल्यूशन हो, जी। या जो एडिक्शन है जिसमें कि लोग तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट। यहाँ मैं ध्यान देना बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में हमारे तंबाकू का सेवन बहुत ज्यादा होता है। मतलब इंडिया के कुछ टॉप स्टेट जिसमें कि टोबैको कंजम्पशन होता है उसमें छत्तीसगढ़ है। हम्म। और सरप्राइजिंगली यहाँ पे आश्चर्यजनक तरीके से महिलाएं भी काफी आगे हैं। हम्म। महिलाएं भी, जैसे ग्रामीण अंचल में आप जाएंगे तो गुड़ाकू का यूज काफी पॉपुलर है। इवन संभ्रांत घर की महिलाएं, पढ़ी लिखी, अच्छे खाते पीते घर की महिलाएं भी गुटखे या गुड़ाकू गुड़ाकू ज्यादा कॉमन है। जी। गुड़ाकू को एक्चुअली लोग जो समझते हैं कि ये मंजन है, वो मंजन ये तो अपने आप को बहलाने वाली बात है। बेसिकली है तो उसमें तंबाकू। गुड़ाकू एक ही रास्ता है उसको, उस शौक को पूरा करने के लिए। तो तंबाकू का सेवन आप किसी भी रूप में कीजिए, चाहे तम गुड़ाकू के रूप में कीजिए, चाहे गुटखा के रूप में कीजिए, चाहे बीड़ी सिगरेट के रूप में कीजिए, हुक्का के रूप में कीजिए। किसी भी तरीके से तंबाकू यदि शरीर में जाता है तो वो कैंसर का कारण बनता है। हाँ, फिर एक डॉक्टर रीजन ये है पुष्कल, कि मैं हमारे यहाँ। पुष्कल जी जैसे मैं देखा था तो कि अपने यहाँ पे जो कैंसर है सबसे अधिक, एक तो मुंह का कैंसर, दूसरा फेफड़े का कैंसर और तीसरा प्रोस्टेट का कैंसर। ये तीन प्रमुख कैंसर जो है वो पुरुषों में देखे जा रहे हैं। एक तो आपने जिक्र कर दिया मुंह का तो कैंसर, जो तंबाकू की ओर चला गया, तो गुटखा खाने का हो वही, गया। तो जहां तक मुंह का कैंसर, जैसा कि आपने एकदम सही बोला, ये तो गुड़ाकू की वजह से है। और मतलब यहाँ पे हम लोगों को महिलाओं में भी तंबाकू की वजह से कैंसर देखने में आता है, जो कि गुड़ाकू की वजह से होता है बेसिकली। और दूसरा जो कॉमन कैंसर है प्रोस्टेट और लंग। तो हम्म। प्रोस्टेट 60 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों की बीमारी है बेसिकली जी। प्रोस्टेट कैंसर। तो 60 साल से कम उम्र में रेयर है। मतलब होने को होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन रेयर है। तो जैसे मैंने बताया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। लोग ज्यादा, ऐसे लोगों की संख्या जो 70 साल, 60 साल या उससे अधिक समय तक जीवित रह रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पर प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ेगा। लंग कैंसर भी अपने धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि हवा जो है प्रदूषित हो रही है। सांस लेने लायक हवा नहीं है। तो सांस लेने लायक हवा नहीं है तो निश्चित तौर पे लंग कैंसर या फेफड़े का कैंसर बढ़ेगा। यदि हम पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग बात करें तो पुरुषों में जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो हेड एंड नेक, मतलब मुंह के कैंसर है, जो कि तंबाकू की वजह से होते हैं।
और उसके बाद फिर फेफड़े के कैंसर, प्रोस्टेट के कैंसर, ये सारे हैं। और महिलाओं की बात करें तो सबसे कॉमन स्तन कैंसर है। पूरे इंडिया में सबसे कॉमन स्तन कैंसर है, पर छत्तीसगढ़ में सबसे कॉमन सर्वाइकल कैंसर है। बच्चे दानी का मुंह का कैंसर जो बोलते हैं, वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कॉमन है। अनफॉर्चुनेटली सर्वाइकल कैंसर से 100% बचाव संभव है वैक्सीन के माध्यम से। इसके लिए आज के डेट में वैक्सीन आ गई है जो कि अब काफी सस्ती है। एक समय में उसमें 3 डोज लगती है, 0, 2, 6। 3 डोज का कॉस्ट एक समय में करीब 10-12 हजार आता था, पर अभी चूंकि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने की कोरोना की वैक्सीन बनाई, उसी संस्थान ने, एसएसआई पुणे की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन लोगों ने सर्वाइकल वैक्सीन के विरुद्ध भी वैक्सीन बनाई है, जिसका कि कॉस्ट अब रिलेटिवली काफी कम हो गया है। वो तीनों डोज 1 से 2 हजार के अंदर हो जाता है। इनफैक्ट आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि हम 15 साल से कम उम्र की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन फ्री में लगाएंगे। हम्म। अब अभी शायद वो धरातल पे वो चीज नहीं हो रही है, जहां तक मेरे को जानकारी है। जी। लेकिन यह है कि सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है कि हम सर्वाइकल कैंसर फ्री में लगाएंगे। हम्म। इसका फायदा यह होगा कि यदि सर्वाइकल कैंसर आज हम अपनी बच्चियों को लगा दिए, तो आने 20 साल बाद हमको सर्वाइकल कैंसर, जो कि महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है, उसकी संख्या आश्चर्यजनक रूप से कम होते हुए दिखेगी। जी। जैसे जो डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका या यूरोप, वहां पे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होना अपने आप में अजूबे वाली बात है, अचंभा। क्योंकि वहां पे पिछले 20-30 साल से सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन लग रही है। तो उन लोगों ने अपने यहाँ की महिलाओं को इतना वैक्सीन लगा दिया है कि अब उनमें सर्वाइकल कैंसर होना अपने आप में बड़ा रेयर चीज है। हमारे यहाँ वो स्थिति अभी नहीं आई है, पर यदि हम एक आध साल, 1-2 साल के अंदर वैक्सीनेशन करते हैं अपने बच्चियों का, जी। तो मेरे को विश्वास है आने वाले 20 साल में हम सर्वाइकल कैंसर को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। राइट। मैं यहाँ बता दूं दोस्तों कि इस तरह के 3 कैंसर प्रमुख हैं पुरुषों में जो पाए जा रहे हैं। डॉक्टर पुष्कल जी ने भी इस बात का कथन किया। मुंह के कैंसर, फेफड़ों के कैंसर और प्रोस्टेट का कैंसर। उसी तरह महिलाओं में भी 3 कैंसर प्रमुख रूप से देखे जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले नंबर पे ब्रेस्ट का कैंसर है आज की डेट में। गलत होगा तो डॉक्टर साहब करेक्ट करेंगे। दूसरा तो सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं। सर्विस के गर्भाशय के मुख का कैंसर कहा जाता है। गर्भाशय का कैंसर आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। और तीसरा जो कैंसर है वो ओवेरियन कैंसर के रूप में जाना जाता है। 3 प्रमुख कैंसर महिलाओं में देखे जा रहे हैं जो मैंने पता किया। इसमें डॉक्टर साहब सर्वाइकल का जो कैंसर है उसकी वैक्सीनेशन तो वैक्सीन आ गई है, चलने लगा। अब थोड़ी सी जानकारी, ये जो शासन की है, दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है दूर करने के लिए, लेकिन पिछले काफी समय से प्रयास जारी है, फिर भी अभी तक धरातल पे नहीं आ पाया है। प्राइवेट सेक्टर में क्या हाल है? ये तो गवर्नमेंट की बात हुई। प्राइवेट सेक्टर में क्या हाल है, जो आप हैं और आपके जो कॉलिग्स हैं, जो कि क्लिनिकल और हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कैंसर के लिए डिवोटी हैं, उन लोग इस तरह की वैक्सीन की उपलब्धता में क्या कहते हैं? तो वैक्सीन प्राइवेट में तो उपलब्ध है, पर प्राइवेट में तो पिछले करीब 20-30 साल से उपलब्ध है। जी। पहले वो मैं जैसा मैंने बताया कि वैक्सीन की खोज ऐसा नहीं है कि अभी अभी कोई 1 साल पहले हुई। वैक्सीन की खोज तो करीब पिछले 20-30 साल पहले हो। हाँ। यहाँ की बच्चों को वैक्सीन पिछले 30 साल से लगा रहे हैं, और इसकी वजह से उनके यहाँ सर्वाइकल कैंसर लगभग समाप्त हो चुका है। हम्म। क्योंकि वो महंगी थी, मतलब 3 डोज का कॉस्ट लगभग 10 से 12 हजार आता था। जी। तो और हमारे यहाँ जो जागरूकता है स्वास्थ्य को लेकर, वो भी थोड़ा सा उसका स्तर कम है। हम्म। तो इसके वजह से लगभग भारत में ज्यादातर बच्चों को, लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगती नहीं थी। हम्म। अब चूंकि वैक्सीन का कॉस्ट कम हो गया है, जो वैक्सीन का कॉस्ट 10 हजार था, वो समझ लीजिए 1 हजार हो गया है। तो अच्छा। अब उम्मीद है कि हम आने वाले समय में वैक्सीनेशन कर सकेंगे। जैसे मेरे खुद के हॉस्पिटल में भी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन उपलब्ध है, जो कम रेट वाली है, वो भी उपलब्ध है। तो प्राइवेट में तो अवेलेबल है, प्राइवेट में तो कोई इशू है ही नहीं। मतलब मैं कॉस्ट सरकार ने फैक्टर जो नहीं, मेरा जो इशारा था डॉक्टर साहब, वो कॉस्ट फैक्टर को लेकर के था। क्योंकि 10,000 12,000 की वैक्सीन लगवाना जल्दी, जो मध्यम वर्गीय परिवार, मिडिल क्लास फैमिली होती है, उनके लिए उतना अफोर्डेबल नहीं हो पाता है। हाँ, तो मैं आपकी बात समझा।
तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो 10-12 हजार की कॉस्ट की मेडिसिन थे, अब उसका कॉस्ट मुश्किल से 1-1.5 हजार रुपये। जी। तो लगभग 10 गुना उसका कॉस्ट कम हो गया है। हम्म। तो अब 1 हजार रुपये जो है वो उसके लिए हम सरकार के भरोसे बैठे रहे कि सरकार फ्री में लगाएगी। एक रास्ता ये है, और दूसरा रास्ता ये है कि भाई 1 हजार रुपये मैं खर्च करूँ और जाकर मैं किसी प्राइवेट में लगवाऊँ। दूसरी बात आता है डॉक्टर साहब, जो ये तो एक सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर की बात हुई, लेकिन थोड़ा सा हम और चलते हैं जिसको लोग काफी ज्यादा लापरवाही देखते हैं और उनका मनुष्य बात मानते हैं। जिसमें एक कैंसर और आ रहा है जो मैं अक्सर अस्पतालों में घूमते फिरते देखा, वो है कोलोरेक्टल कैंसर की बात है। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन बड़ा कॉमन सा हो गया है, तो उसके थ्रू में पाइल्स और फिशर के पेशेंट भी काफी दिखते हैं। और कोलोरेक्टल जो कैंसर है कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। आप इस पे क्या बोलते हैं? हाँ जी, तो कोलोरेक्टल कैंसर का जो संबंध है वो सीधे तौर पर हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। लाइफस्टाइल से रिलेटेड जैसे खाने पीने की जो हैबिट्स हैं उसमें परिवर्तन आया है। हम्म। बहुत ज्यादा हाई कैलोरी डाइट और लो न्यूट्रिशन डाइट, मतलब ऐसा भोजन जिसमें कि ऊर्जा बहुत है लेकिन पोषक तत्व तो बहुत ही कम है या ना के बराबर है। हम्म। जैसे जैसे कि जो फास्ट फूड या जंक फूड बोलते हैं, हम्म। जिससे कि जैसे कि पिज्जा, हम्म। बर्गर, हॉट डॉग और ये इस तरह की चीजें, फ्रेंच फ्राइज, ये सब हम्म। जो है जिसमें कि कैलोरीज भरी हुई है, ऊर्जा भरी हुई है, लेकिन इसमें न्यूट्रिशन ना के बराबर है। ये हम्म। चीजें जाके कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म में मोटापे का कारण बनती हैं, और मोटापा कैंसर के लिए बड़ा रिस्क फैक्टर है। हम्म। ये बेली फैट, जी मतलब पेट के आसपास की जो चर्बी है वो कैंसर के लिए बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो इससे कैसे जा सकता है? हम्म। बचा जा सकता है, आप हरी सब्जियां ज्यादा भोजन में शामिल करें, ओके। साबुत अनाज लीजिए, फल लीजिए। हम्म। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और साबुत अनाज, इसका भोजन में ज्यादा सेवन करिए। जो हाई कैलोरी फूड है, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मैगी, फ्रेंच हम्म। फ्राइज, हॉट डॉग, ये जो तुलना के जिसको हम लोग फास्ट फूड या जंक फूड बोलते हैं, जी। इसके जितना अपने को दूर रहेंगे, मैदा या उससे बनी हुई चीजें, उनसे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। बाजार में आप देखेंगे तरह तरह के लाल, पीला, रंग बिरंगा खाने का सामान मिलता है। हम्म। अब आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके कोई चीज प्राकृतिक तौर पे होता नहीं है। हम्म। निश्चित तौर पे उसमें लाल रंग को कुछ केमिकल डाल के उसका लाल रंग किया जा रहा है। जी। तो भाई वो केमिकल, मतलब वो कहीं कहीं शरीर को जाके डैमेज तो कर ही रहे हैं। हम्म। जैसे अब आप बाजार में देखेंगे वो जो पनीर चिली आता है या जो चाउमीन वो आता है, वो सब रेड कलर का रहता है। बिल्कुल। मंचूरियन जो रहता है रेड कलर, तो पनीर तो व्हाइट होता है, उसमें रेड कलर कहाँ से आएगा? हम्म। निश्चित तौर पे उसमें रेड कलर ऊपर से डाला जा रहा है ना। बिल्कुल। या मंचूरियन जो है या गोभी है, गोभी को, ये सारी में से एक भी चीज प्राकृतिक तौर पे लाल कलर की नहीं होती। वो बिल्कुल इसको आप लाल सही कह कलर रहे हो देने के लिए डॉक्टर पुष्कल। अगर हम उसको कभी हाथ से उठा करके खाएं, अब दो चार पीस खाने के बाद देखेंगे तो आपका हाथ बिना साबुन लगाए धोने से रंग नहीं उतरता, इतना लाल और इतना नहीं तीखा रंग होता उतरता। है। हाँ, आप यदि टिश्यू पेपर में हाथ रगड़े तो पूरा टिश्यू पेपर लाल हो जाता है। हम्म। तो आप समझ सकते हैं कि वो चीज कहीं न कहीं शरीर के अंदर जाके शरीर को नुकसान ही करेगी, उसमें शरीर का कोई भला तो नहीं। बिल्कुल। एक और फास्ट फूड की तरफ चले जो बड़ा कॉमन सा होता है हमारे यहाँ, चाउमीन खाने का और मोमोज खाने का। जो नॉन नॉन वेज जो है, ऐसा देखा गया है कि जो लोग नॉन वेज का सेवन करते हैं उनमें कोलोरेक्टल कैंसर ज्यादा होता एक महत्वपूर्ण है, बात है। स्पेशली रेड मीट। हम्म। रेड मीट रेड मीट जो है, मतलब जो फिश और अंडा यहाँ तक आप चाहें तो सेवन कर सकते हैं, हम्म। पर उसके अलावा जो है वो रेड मीट जिसको बोलते हैं उसका सेवन स्पष्ट तौर पे लोगों ने बताया है कि उससे कोलोरेक्टल कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत रहती है, तो ये कैंसर का कारण हो सकता है। पेट में पानी भर रहा है, हम्म। वजन कम हो रहा है, लैट्रिन में ब्लड जा रहा है, बॉवेल हैबिट अल्ट्रेशन, हम्म। मतलब कि पेट साफ करने की आदतों में बदलाव, हम्म। मतलब कब्जियत हो रही है या लूज मोशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है। हम्म। ये सारी चीजें कैंसर के तरफ इशारा करते हैं।
कुछ एंडोस्कोपी जिसको कि कोलोनोस्कोपी या सिग्माइडोस्कोपी बोलते हैं, या सीटी स्कैन, या कुछ ब्लड टेस्ट, ट्यूमर मार्कर CEA CA 19.9, ये सब कुछ टेस्ट हैं जिससे से हम ये पता कर सकते हैं कि कहीं पेट में कैंसर तो डेवलप नहीं हो रहा है। हम्म। बेहतर सलाह हमारे ये है दर्शकों के लिए कि इस स्थिति को आने ही ना दिया जाए, हम्म। और उसके लिए जिसको अंग्रेजी अंग्रेजी में बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी। तो आप क्योर वाली नौबत ना आए, उसके लिए जरूरी है हमारा यहाँ पे ये इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य ये है कि समाज में जागरूकता फैलाई जाए जी। कि सिर्फ जो चीज जीभ को अच्छी लग रही है, टेस्टी लग रही है, जरूरी नहीं है कि वो शरीर के लिए भी अच्छा है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई चीज जो टेस्ट में बहुत अच्छा है, स्मेल में अच्छा है, देखने में अच्छा लग रहा है, वो शरीर के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। तो शरीर के लिए क्या अच्छा है? हाँ, शरीर के लिए अच्छा है कि भाई आप हरी सब्जियां लीजिए, फल लीजिए, साबुत अनाज लीजिए। ये चीज हर शरीर के लिए अच्छा है। और यदि जितना हम इसका ज्यादा सेवन करेंगे, हम बीमारियों से दूर रहेंगे। हम्म। न सिर्फ कैंसर, बाकी भी बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन सब तरह की बीमारियों के लिए भी बेहतर यही होगा कि हम हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, हम्म। और वजन कम कंट्रोल में रखें, थोड़ा फिजिकली फिट रहें, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करें, वॉक करें। ऐसा देखा गया है कि जो लोग दिन भर में 10 मिनट भी वॉक करते हैं, उनमें कैंसर होने का रिस्क ऐसे लोगों की तुलना में बहुत कम होता है जो लोग बिल्कुल वॉक नहीं कर रहे। तो थोड़ा बहुत आप वजन कंट्रोल में रखें, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करें, डाइट पे कंट्रोल रखें। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम इस तरह की बीमारी से बच सकते हैं। बिल्कुल। एक प्रमुख बात जो आपकी गई कि स्वाद आपको बर्बाद करेगा, ये पक्का है। तो जितना हो सके कि जीभ को आपको जब जहाँ कहते हैं बचा के चलना पड़ेगा, 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, तो उसे बाहर ज्यादा मत आने दीजिए, लपलपाने मत दीजिए जीभ को। तो आप स्वस्थ रहेंगे और कैंसर जैसे रोगों से ये नहीं, बाकी भी बीमारियों से बच के चलेंगे। एक बात और है जो मुझे लगती है डॉक्टर साहब आपकी बात से, कि कब्जियत की शिकायत लोगों को अक्सर रहती है। कॉमन भाषा में कहते हैं, कोई शिकायत करता है कि मेरा पेट फूल रहा है, किसी को मोशन की प्रॉब्लम आज की डेट में हर किसी को है, बिना गुटखा खाए, बिना सिगरेट पिए, बीड़ी पिए, गुड़ाखू के लोगों को मोशन होता ही नहीं है, लैट्रिन जाते ही नहीं है। लंबे समय तक अगर ऐसा रहेंगे तो भी शायद कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ आएगी। और हाँ, अगर लंबे समय से आपको ब्लीडिंग वगैरह की समस्या आ रही है टॉयलेट जाने के समय में, तो थोड़ा सा भैया जांच वांच अच्छे से करवा लीजिएगा। ये संदेश है डॉक्टर पुष्कल जी की तरफ से कि लंबे समय तक अगर कब्जियत बनी हुई है, मोशन के प्रॉब्लम है, तो आगे चल करके ये कैंसर की ओर कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि आंतें सड़ने लगेंगी, तो कोलोरेक्टल प्रॉब्लम की ओर जा सकता है। सही हो डॉक्टर साहब, अगर मैं सामान्य भाषा में समझा रहा हूं तो? जी जी जी। मैं यहाँ पे और आपको और मतलब अपने दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा। देखिए, आप एक कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए जी। कि आप जो खाएंगे वही बाहर आएगा। जी। ऐसा तो नहीं है कि मतलब यदि कोई बोल रहा है कि पेट में समस्या हो रही है और कब्जियत है और पेट फूल रहा है, इसका मतलब है कि आपके खाने पीने की हैबिट में कुछ आप मतलब आपकी गाड़ी में पेट्रोल वाली गाड़ी है, आप उसमें डीजल डालेंगे तो समस्या होगी। तो हम्म। आपका जो शरीर है, जो प्रकृति ने, भगवान ने बनाया है, वो उस चीज के लिए बना नहीं है जो चीज आप खा रहे हैं। जी। तो आप वो इशारा है आपके लिए कि भैया थोड़ा समझो आप। हम्म। और यदि आप संभल गए तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो बड़ी समस्या का फिर सामना करना पड़ेगा। तो बिल्कुल। बेहतर है कि हम प्रकृति के जितना करीब रहें। प्रकृति के करीब रहने का मतलब ये है कि भाई जो चीज प्रकृति दी है उसका हम सेवन करें, तो हम आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, और जो साबुत अनाज है, इसका सेवन करेंगे तो हमको कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं, कब्जियत, ये सब जो प्रॉब्लम है, फिशर फिस्टुला पाइल्स, ये सब होगा। ये सब हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम कुछ ऐसा चीज अपने शरीर में डाल रहे हैं जो कि हमारा शरीर इस तरीके के लक्षणों के माध्यम से हमको संकेत दे रहे हैं कि भाई कृपा करो और ये सब चीज हमको पचाने के लिए मत दो। तो ये इशारा है, ये हमारे शरीर का इशारा है कि हम थोड़ा सा अपने खाने पीने की हैबिट को समझें कि हम क्या खा रहे हैं, थोड़ा सा उसको कंट्रोल करें। जितना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड जैसे मैदा है, हम्म। अब मैदा आज की डेट में हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, मतलब वो बिस्कुट हो, चाहे ब्रेड हो, हम्म। चाहे मैगी हो, हर चीज में मैदा बेतरबी ढंग से इस्तेमाल हो रहा है। मैदा जैसा आप सभी लोग जानते ही हैं, मैदा ऐसी चीज मतलब जिसमें फाइबर बिल्कुल नहीं है। तो हम्म। वो चीज कॉन्स्टिपेशन तो कराएगी, कॉन्स्टिपेशन कराएगी, फिर वो धीरे धीरे और बीमारी
पीछे पीछे आएंगे। बिल्कुल। ऐसा भोजन लें जिसमें फाइबर है। फाइबर यदि रहेगा तो ये कई स्टडीज के माध्यम से ये चीज सिद्ध हो चुकी है कि ऐसा भोजन जिसमें फाइबर ज्यादा होता है वो कोलोरेक्टल कैंसर से प्रिवेंशन करता, बचाव करता है। और ऐसा फूड, ऐसा भोजन जिसमें फाइबर नहीं है, रेशा फाइबर की मात्रा कम है, वो आने वाले समय में कोलोरेक्टल कैंसर का होने का रिस्क बढ़ाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई फल सब्जियों का सेवन ज्यादा। जी। तो कुल मिलाकर के अगर हम ये कहें कि हमको अपने लाइफ स्टाइल को सुधारना जरूरी है, प्रकृति के अनुसार प्रकृति के पास में रहना चाहिए। अब लाइफ स्टाइल की जब आती है तो उसमें बहुत सारी बातें आती हैं दोस्तों। लाइफ स्टाइल को हम यहाँ पे नहीं, डेली चर्चा कर रहे हैं लाइफ स्टाइल के बारे में। लाइफ स्टाइल को समझना है तो जितने भी दर्शक जुड़े हो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हो, मेरा इतना कहना होगा कि आप थोड़ा सा सनातन के वैदिक विज्ञान को समझने का प्रयास करिए, आयुर्वेद को समझने का प्रयास करिए। आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति नहीं मानता, एक्चुअली में आयुर्वेद जो है वो लाइफ स्टाइल है, कैसे लाइफ रहना है, कैसे खाना है, कब क्या खाना है। हमारे यहाँ आप किताबों में 3 ऋतुएं कही गई, हमारे यहाँ आयुर्वेद 6 ऋतु कहता है। ये बरसात का सावन भादो के महीने में क्या खाना और क्या नहीं खाना है वो आयुर्वेद बताया। नहीं, आप उसके अनुसार नहीं मानोगे तो बीमार पड़ोगे। तो इसके लिए मैं स्पेशल सेशन लेकर के आता हूँ रोज सुबह 10:10 पर, सोमवार से शुक्रवार तक पूरी लाइफ स्टाइल की बात करता हूँ आपकी प्रकृति की, प्रकृति किससे निर्मित होती इनकी बातें करता हूँ। और ये पूरी जो हम बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वैदिक विज्ञान की बात करते हैं, वहां से लाया गया है। तो आप वहां से जो बार बार डॉक्टर और हमारे हर मंच पे आने वाले जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बार बार कह रहे हैं लाइफ स्टाइल, यस, कैंसर जो है वो बिगड़ रही है कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल की वजह से ही हो रही है। डॉक्टर साहब बहुत सारी बात हुई, एक दिन प्रोग्राम हो रहा था और अपने यहाँ के प्रसिद्ध आंको सर्जन भी है छत्तीसगढ़ के, और एक प्रसिद्ध कैंसर हॉस्पिटल है प्राइवेट में, संजीवनी सीबीसीटी, आप भी जानते हैं। तो मेमन सर वहां बैठे हुए थे, यूसुफ साहब, तो मैंने उनसे प्रश्न किया था एक बार कि क्या केवल खान पान की वजह से ही कैंसर हो रहा है? तो बोले नहीं पांडे जी, केवल खान पान ही नहीं है, ओवरऑल लाइफ स्टाइल है। अभी की डेट में ऐसा हो गया है कि हम इतने ज्यादा सोचने लगे हैं कि हमारा ब्रेन खुद कंफ्यूज हो जाता है। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने मुझे कहा कि हम इतना सोच रहे हैं आज की डेट में और इतने ज्यादा हमारे पास में इंफॉर्मेशन है। उन्होंने बड़ा एग्जांपल दिया, बोले पांडे जी आप जरा सोचिए कि आप अब बड़े वीडियो नहीं, शॉर्ट्स और रील देखते हो 30 सेकंड में। अब 30 सेकंड में अभी आपने 2 सेकंड के एक देखा, वो पसंद नहीं आया, फिर आगे बढ़ गए, इसमें आ रही थी फाइटिंग। आगे बढ़े तो बाबा जी आकर के अध्यात्म बता रहे हैं। फिर आगे चले तो कपिल का शो आ गया, उसमें आप कॉमेडी देख रहे हो। फिर कोई बढ़िया रोमांटिक गाना गा रहे हो। तो आपने करीबन 2 मिनट के समय में कितने सारी चीजें देख ली। तो ब्रेन जब तक प्रोसेस करता है तो वो कंफ्यूजन में आ जाता है कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, मैं कौन सा हार्मोन सीक्रेट करूं, वो कंफ्यूज में है। तो क्या पुष्कर जी आपको भी लगता है कि ये जो परेशानियां हो रही हैं लाइफ स्टाइल के साथ साथ में हमारी लाइफ फिलोसफी को भी बर्बाद कर रही है, उससे भी कैंसर हो रहा है? हाँ, ये बात सही है। देखिए, इस तरह एक्चुअली इंग्लिश में एक शब्द इस्तेमाल होता है, एनसीसीडी बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब ऐसी बीमारी है जो छुआछूत की बीमारी नहीं है। जैसे हम्म। पहले, आज से करीब 40 साल पहले हेल्थ की जो मेजर प्रॉब्लम थी वो क्या था? कोलेरा फैल गया, उसी में पता लग रहा है लाखों लोग चल बसे। हम्म। या मतलब इन्फेक्शन फैल गया। इन्फेक्शन मतलब खाना, साफ पानी नहीं मिल रहा है, साफ भोजन नहीं मिल रहा है, डिप्थीरिया फैल गया, कोलेरा फैल गया, इसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है, मलेरिया है, इस तरह। हम्म। अब इन्फेक्शन पे मॉडर्न मेडिसिन ने काफी कुछ हद तक कंट्रोल कर लिया है। तो अब इन्फेक्शन उतना बड़ा समस्या नहीं रह गया है। अब बड़ी समस्या क्या है? अब हम्म। बड़ी समस्या है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें कि बोलते हैं कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया। जी। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की श्रेणी में आते हैं। और इसका कोई एक कारण नहीं होता। जैसे मतलब ब्लड प्रेशर, आप यदि बोलेंगे कि भाई ज्यादा नमक खाने से होता है, हम्म। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि भर भर के नमक खा रहे हैं लेकिन उनका ब्लड प्रेशर नहीं हो रहा है। बिल्कुल। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो उतना ही परिश्रम कर रहे हैं और साथ ही वो स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं किसी चीज का। हम्म। तो इसके लिए उनको उतना इशू नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें कोई एक फैक्टर नहीं होता। मतलब जैसे डायबिटीज है, तो डायबिटीज लोगों को लगता
लगता है कि ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज हो जाता है। आप अपने घर में देखेंगे, आपके पिताजी दादाजी जिंदगी भर 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 के मीठा खाए, उनको जीवन में कभी डायबिटीज नहीं। बिल्कुल। तो शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होता, डायबिटीज स्ट्रेस से होता है। हम्म। जो पैंक्रियाटिक सेल हैं जो डैमेज हो रही हैं, जो इंसुलिन बनाती हैं, वो स्ट्रेस की वजह से उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई, इंसुलिन बनना बंद हो गया, और उसकी वजह से डायबिटीज। हम्म। डायबिटीज होने के बाद मीठा खाना परहेज है, हम्म। लेकिन मीठा खाने से डायबिटीज होता है ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि वो कहीं न कहीं, तो जो आपने बोला कि स्ट्रेस और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें भी उसमें फैक्टर बनता है। तो ये बात सही है कि हमारे इन जनरल किसी एक कारण से नहीं बोल सकते हैं कि फला वजह से इनको ये बीमारी हो गई। उसमें बहुत से फैक्टर होते हैं, जिसमें लाइफस्टाइल, एडिक्शन, डाइटरी हैबिट, स्ट्रेस, ये सारी चीजें उसमें अपना हम्म। प्रभाव छोड़ती हैं। रोहित, तो वो सारी चीजों मतलब को इसीलिए होलिस्टिक मेडिसिन की बात होती है आजकल। ये कुल मिलाकर के बात हुई कि कैंसर केवल एक कारण नहीं है, कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आती है, छुआछूत से नहीं फैलती। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण सभी लोग बोलते हैं, और मैं WHO को भी की रिपोर्ट कुछ देख रहा था, तो उनका भी कहना है कि 85% जो डिसीजेस हैं वे लगभग लगभग हमारे मानसिक स्थिति की वजह से होती हैं। और जिस तरह से कैंसर अभी बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल का, हमारा रहन सहन ठीक नहीं है, हमारा खान पान सही नहीं है, इस वजह से। और हमारे सोचने का जो तरीका है वो भी कहीं ना कहीं हमें इस तरह के खतरनाक रोगों की ओर ले जा रहा है। तो आज का विषय ये रहा है। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देखेंगे कि आप क्या प्रश्न पूछते हैं। अगली बार हम फिर विशेषज्ञों के साथ यहाँ पे पहुंचेंगे। चलते चलते डॉक्टर साहब, एक बात और हम आपसे चाहेंगे, आपने काफी समय दिया है और आगे भी उपस्थिति आपकी रहेगी। हम केवल आपसे एक और चाहेंगे कि जो ये कैंसर के अब जो रोगी हैं, खास करके जो भी कैंसर पे आते हैं, मरीज आते हैं, मरीज के साथ साथ में उनके परिजन रहते हैं लंबे समय तक, और कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो काफी लंबे समय तक चलता रहता है। इनकी स्थिति जो है, पैसे तो जाते ही जाते हैं, कभी आपने इनके मनोभाव को समझने की कोशिश की कहीं एज ए डॉक्टर? इनकी मेंटल स्टेटस कैसा रहता है जो कैंसर के पेशेंट है, और उनके अटेंडेंट? तो एक मेरा ये समस्या ये, पर्सनल पर्सनल क्वेश्चन है, और मैंने क्यों पूछा है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। हाँ, तो उसका रीजन ये है कि देखिए, ये कोई भी जो डिजीज होती है उसके दो पक्ष होते हैं। जी। एक तो वो है कि जो उसका, जो इस व्यक्ति के ऊपर वो बीमारी आई है, वो उसका, उसके शरीर में जो समस्या है उसको वो झेल रहा है। जी। दूसरा उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है, इकोनॉमिकल इशू होता है। मतलब मान लीजिए एक परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली, मतलब एक पति पत्नी है, छोटे बच्चे हैं। हम्म। इसमें कि पति है, बच्चा 10 साल, 15 साल, 20 साल का है। हम्म। आ, जिसमें कि एक अर्निंग व्यक्ति है परिवार का, पति, जो कि जिसको कि कैंसर हो गया। तो हम्म। निश्चित तौर पे उसके मान लीजिए बूढ़े माता पिता भी हैं। हम्म। तो वो सारे लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो जीरो हो गया। राइट। क्योंकि एक ही आदमी है जो हाथ पैर मार के पैसे कमा रहा है। अब वो यदि इस स्थिति में नहीं है कि पैसे कमा सके, तो सोर्स ऑफ इनकम जीरो हो गया। अच्छा, एट द सेम टाइम आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए, खर्चा बढ़ गया, क्योंकि अब आपको बीमारी का इलाज भी कराना है। जी। तो इन सारी चीजों का सोशल इकोनॉमिकल जो इम्पैक्ट है वो तो होता ही है। मतलब बच्चे की पढ़ाई, घर का खर्चा, सारे लोग जो, तो हम्म। जो बोलते हैं कि जो आपने जो विषय को छेड़ा है, उसका इम्पैक्ट यही है कि मतलब इस तरह की बीमारी जिस तरह का इलाज। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली अभी भी भारत देश में आज की डेट में भी तीन चौथाई कैंसर, तीन चौथाई से ज्यादा ही है, कम से कम 80% कैंसर जो है वो हमारे पास जब आते हैं तो स्टेज 3 या स्टेज 4 में होते हैं। हम्म। स्टेज 3 या स्टेज 4 का कैंसर का मतलब ये है कि आप ट्रीटमेंट करके मरीज का जीवन आगे बढ़ा सकते हैं, पर पूरा ठीक होने वाला स्टेज निकल चुका है। अब हम्म। वो स्थिति इसलिए होती है क्योंकि अभी भी अवेयरनेस की कमी है। हेजिटेट करते हैं लोग, समय पे चीजें पकड़ में नहीं आती, एडवांस स्टेज में पकड़ में आती हैं। हम्म। तो उसमें क्या है कि भाई आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो पेशेंट की लाइफ 6 महीने है, ट्रीटमेंट करके आप पेशेंट की लाइफ लाइफ 4 साल, 5 साल, 10 साल जितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। वो अलग अलग कैंसर पे डिपेंड करता है। हम्म। पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पा रहा है, कितना नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, ये भी इसमें फैक्टर है। जी।
पर अल्टीमेटली क्या है कि इससे जिसको बोलते हैं ना कि जिस व्यक्ति को कैंसर हुआ वो तो सिर्फ कैंसर का जो पीड़ा है उससे जूझ रहा है, लेकिन जो परिवार के जो उस व्यक्ति पे आश्रित लोग हैं, हम्म। इस वो उसके जो फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी जिसको बोलते हैं, फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी मतलब भाई जो आर्थिक स्थिति परिवार की गड़बड़ा गई उसको झेलते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि आजकल तंबाकू की जो पाउच होता है या जो सिगरेट होती है उसके ऊपर एक स्टेट्यूटरी वार्निंग, संवैधानिक लिखा रहता है, एक जी, चेतावनी नोटिस रहती है नोट लिखा उसमें। रहता है, चेतावनी रहती है। उसका पर्पस ये है कि भैया लोगों को अवेयर किया जाए, जागृत किया जाए। क्योंकि हम्म। ऐसा नहीं है कि आप खा पी के बदले, मेरे तो जैसे लोग बोलते हैं भैया तो मेरा शरीर है, भाई वो हम्म। आपका शरीर है वो ठीक है, लेकिन आप ऐसा सामाजिक प्राणी हो, ऐसा किसी दूसरे ग्रह से तो आ नहीं गए हो। हम्म। आपके ऊपर आपके माता पिता हैं, आपके परिवार के और लोग हैं जो आश्रित है किसी न किसी रूप से। जी। और यदि आप सफर करते हो तो कहीं न कहीं वो पूरा परिवार या पूरा समाज अफेक्ट करता है। बिल्कुल डॉक्टर। इसलिए ये सब चेतावनी दी जाती है कि लोगों को भैया रोका जाए। हम्म। और निश्चित तौर पे इसका असर तो होता ही है, मतलब फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है इस तरीके की बीमारियों को, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। डॉक्टर पुष्कर जी से हम आगे भी इस सीरीज में बात करेंगे। आज हम स्पेशली आके रुक गए लाइफ स्टाइल के ऊपर में। हम बात किए, दो पॉइंट को ही छेड़ पाए हैं। एक तो मुख के कैंसर की ओर हमने बात कर पाए, और दूसरा हमने कोलोरेक्टल कैंसर के ऊपर में बात किया है। डिटेल में भी हम आगे बात करेंगे, आपको जुड़े रहना पड़ेगा। हम हर शनिवार बिल्कुल। इस मंच को रख दिए हैं कैंसर स्पेशल के लिए। मैं हर शनिवार शाम 5 बजे केवल कैंसर पे बात करने वाला हूँ, बाकी अदर दिन है हमारे अलग अलग बातचीत चलेगी। कैंसर अगर किसी को हो गया है तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उसके लाइफ स्पान तो हम बढ़ा सकते हैं, कुछ कुछ लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी दवाइयों के माध्यम से और चीजों के माध्यम से, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं आएगी मित्र। क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपको पहले ही प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि क्योर में लाइफ स्पैन बढ़ेगा, आपकी जिंदगी थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन जो क्वालिटी लाइफ आप जीते आए हो अब वो नहीं मिलेगी। इसलिए भाई साहब, जो चेतावनियां दी हुई हैं, खास करके गुटखे के ऊपर में, गुड़ाखू के ऊपर में और शराब के ऊपर में, आप इन पर गौर करिए। जो मैंने प्रश्न पूछा था कि मनोदशा के बारे में, अरे सर एक चीज बड़ा गौर से देखा है, मैं भी जब आप लोग के अस्पताल के पास आता हूँ और कभी वार्ड घूमने गया अंदर में, दोनों मेडिकल कॉलेज के वार्ड पे और कभी अपने बड़े अस्पतालों में भी गए, लेकिन गौर किया मरीज अंदर एडमिट होता है, उसको तो आप बाहर के खाना खाने को बंद कर देते हो कि बाहर कुछ आएगा नहीं। तो उसके लिए जब हम लोग मिलने जाते हैं ना अटेंडेंट और परिजन, तो वो फल लेके जाते हैं उसके लिए, सेब वगैरह करके। और जो मरीज का जो परिजन होता है, जो फल लेके आए, वो बाहर निकलता है और बाहर जो रेस्टोरेंट है वहीं बैठ के समोसा खाता है। तो मैं इस पे हंस रहा था कि भाई ठीक है, तुम एक मरीज को जो समोसा खा के बीमार हुआ, उसका ऑपरेशन हो रहा है, अब उसको अटेंडेंट जो देखने गया, वो उनके लिए फल लेके गया कि वो जल्दी ठीक हो जाए, और खुद बाहर आकर फल ना खा करके समोसे खाता है ताकि वो बीमार पड़े, और ये चक्र चलता रहे बीमार होना और फल खाने का। हालांकि ये बात नहीं, लेकिन बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। है। आपने कुछ कहा बिल्कुल सर? ठीक बोल रहे हैं। जी। नहीं, ये बिल्कुल मैंने ठीक जो बोल रहे हैं। भी मैंने जो देखा है अस्पतालों के पास में, केवल एक ही नहीं, हर अस्पताल के पास यही कंडीशन है, और आप लोग भी गौर करते होंगे। दूसरी बात ये हुई, जिसको कैंसर हो जाए उसका दोस्त भी आके बताता है, देख तू गुटखा खाता था, इसको खुद तेरे को इससे दिक्कत हो गई, और बाहर जाता है तो खुद खुद गुटखा और सिगरेट का सेवन कर लेता है। तो जिंदगी आपकी है, हम इसलिए आपको अवेयर करने के लिए बैठे हैं। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आप सब जानते हैं, हम केवल आपको याद दिलाने की बात कर रहे हैं। आपके पास सारे पाठ पढ़े हुए हैं जो यहाँ बात किया जाएगा। और बहुत से लोग तो यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि डॉक्टर पुष्कल जो बता रहे हो तो हमको पता है। बिल्कुल पता है, गूगल के मास्टर हैं, आप व्हाट्सएप पे बहुत सारा ज्ञान पढ़ा है। पुष्कल जी कोई नया चीज नहीं बता रहे, नरेंद्र पांडे यहाँ कोई नया नहीं बताएंगे आपको। हम केवल वो याद दिला रहे हैं जो थोड़ा थोड़ा सा आप भूलते चले जा रहे हो, बस। तो जो वीडियो देख रहे हैं कृपया इनको याद रखेंगे। हम हर शनिवार पहुंचेंगे। दूसरी बात में मानसिक कि बीमार तो आप पड़ गए भाई, गुटखा आपने शौक के लिए खाया, फास्ट फूड आपने शौक के लिए खाया, बीमार पड़ के अस्पताल में चले गए, कैंसर के जूझ रहे हैं, अंदर पड़े हैं। सोचिए आपके उस परिवार की क्या गुजरेगी, आपकी पत्नी की, आपके बेटे की, आपके पिता की, आपकी माँ की क्या गुजर रही होगी, जो बाहर आपके जीने का इंतजार कर रहे होते हैं। जब आपके मुंह बंद होता है, नाक में
पाइप लगी होती है, नाक के थ्रू आपको भोजन दिया जा रहा होता है, क्या आपने सोचा है कि पल पल वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं? एक बार सोच के देखिएगा, एक बार महसूस करिए, कल्पना में सोचिए कि क्या होगा यदि आपको कैंसर हो जाए और आपके पीछे पेशेंट, आपके जो परिवार है वो बाहर बैठा हो। सोचिए उसकी मनोदशा क्या हो रही होगी यदि आप बिस्तर के अंदर में पड़े हैं और हर बार वो सोच रहा है कैंसर कितना भयानक है, और जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपका शरीर ढलता है। मित्र देखिएगा, डॉक्टर साहब गवाह बैठे हैं, रोज कैंसर के मरीजों को मिलते हैं। मैं तो कुछ पल कभी कभी जा करके देखता हूं, उनके अटेंडेंट को मिलता हूं। मैंने देखा है कि कैंसर के मरीज उतना तकलीफ में, जितना तकलीफ में, तो उसका शरीर जितना दुबला होता है उसके बराबर, उसी के प्रोपोर्शनिएट में, उसी के तुल्य में उसके परिवार के जो करीबी लोग होते हैं ना, उनका शरीर भी मुरझाता हुआ चला जाता है, चेहरे से ग्लो चली जाती है। ये है मानसिक। और ये भी शायद मैं कह सकता हूँ रिसर्च कभी आ जाए, मैं तो केवल सोच रहा हूँ कि सोचने से बीमारी होती है। आज डॉक्टर साहब ने भी कहा, यस, सोचने से बीमारियां हो रही हैं और कैंसर तक की बीमारी हो रही है। तो सोचिए जरा, जिस तरह ये जो समय गुजर रहा है एक कैंसर के पेशेंट के साथ, जो उसके अटेंडेंट लगातार रह रहे हैं और वो सोच रहे हैं कैंसर कैंसर कैंसर, आने वाले समय में उनके साथ कौन कौन सी गंभीर बीमारियां भविष्य में आ सकती है। इसलिए मैंने प्रोग्राम किया। अगर गलत कह दिया हूं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मुझे टोक दीजिएगा नहीं जल्दी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो बस इसकी जानकारी ही बचाव है। जानकारी ही बचाव है, इसलिए हमने आपके लिए मंच पे ले आया है। हम अगले शनिवार शुभ शाम को 5 बजे फिर मिलेंगे, कैंसर के ऊपर बात करेंगे। कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से लड़ना है, मिलके लड़ेंगे हम सब। तो आप मेरी इस मुहिम का हिस्सा बनिए, और हम जैसे लोग और डॉक्टर पुष्कल और उनकी जो टीम है, जो उनके कलीग्स है, जो उनके साथी हैं, जो कैंसर के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप उनका हाथ मजबूत करें, कंधा मजबूत करें। बात लाइफ स्टाइल की होगी। हर सुबह सोमवार से लेके शुक्रवार तक सुबह 10:10 पर इसी पेज पर मैं लाइव रहूंगा। आप सभी को बहुत बहुत जुड़े हैं, खासकर डॉक्टर पुष्कल द्विवेदी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ समय दिए, हमारे दर्शकों के लिए समय दिए हैं। हम आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ये नंबर डाल दूंगा, डॉक्टर साहब का पूरा डिटेल डाल दूंगा, उनके हॉस्पिटल डाल देंगे। आप उन्हें व्हाट्सएप करिए, उनसे और भी चर्चा लीजिए। हालांकि आप हमारे मंच में भी करेंगे तो हम, मेरा नंबर आपके पास में पहुंचता ही रहता है। आप अगर इस पे भी कमेंट्स करेंगे फेसबुक के पास भी, मैं आपको डॉक्टर पुष्कल से कनेक्ट करवा दूंगा, तो आप उनसे अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू।